हेडलाइंस के बाद रुख करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे दिल्ली में भूपेश और मोदी की मुलाकात होनी है। पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज से भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है। बेहद अहम ये दिल्ली दौरा माना जा रहा है क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करने वाले हैं। लगभग 12:30 बजे ये बैठक तय है। पीएम मोदी से छत्तीसगढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर सीएम भूपेश बघेल चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं राज्य के जिनको लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा होगी, बातचीत होगी। ये मुलाकात आज लगभग 12:30 बजे होनी तय है। सीएम भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात आज दिल्ली में होनी है। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां पर पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 3 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने 6 दोषियों को ये सजा सुनाई है। वहीं 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। बता दें कि 2004 में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते गबन के दोषी पाए गए थे। स्टेशनरी के भुगतान को लेकर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी एफआईआर और 4.5 लाख रुपए के स्टेशनरी के भुगतान को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। भगवान सिंह समेत 8 लोगों के खिलाफ ये शिकायत हुई थी और अब इनमें से 2 को बरी किया गया है। वहीं 6 को सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, 2004 के इस मामले में अब जाकर ये फैसला सामने आया है। बिल्कुल रचना, लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये केस अब एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था और जिसके बाद सुनवाई के बाद पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को कोर्ट ने दोषी माना है। इसके साथ ही 6 लोगों को दोषी माना है। 3 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माने के साथ में इनको दंडित किया है। और इसके साथ ही जो मामला था ये 2004 का था और इनके बैंक का ही जो कर्मचारी था सतीश शर्मा, उसने ये पूरे मामले की शिकायत की थी। लंबे समय से ये शिकायत चली आ रही थी। फिर ईओडब्ल्यू के पास मामला पहुंचा। ईओडब्ल्यू के पास से ये फिर कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट से फिर एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गया जहाँ ये डिसीजन दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। आपको बता दें कि लद्दाख की सीमा पर छत्तीसगढ़ का बेटा शहीद हो गया है। आज शहीद का पार्थिव देह रायपुर लाया जाएगा और यहां से धमतरी के खरेंगा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज शहीद का पार्थिव देह रायपुर पहुंचेगा और आपको बता दें कि धमतरी के खरेंगा राजधानी रायपुर से इसके बाद पार्थिव देह को ले जाया जाएगा। गृहग्राम ये शहीद का है और यहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देश की सेवा में छत्तीसगढ़ के बेटे ने अपनी शहादत दी है और आज नम आंखों से उनकी विदाई होगी। उनका गृहग्राम खरेंगा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंतजार परिवार को अब उस पार्थिव देह का जिस बेटे ने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, देश की सुरक्षा में शहादत देने वाले छत्तीसगढ़ के बेटे को आज हर कोई नमन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का ये बेटा जो शहीद हो चुका है उसे हर कोई नमन करने के लिए तैयार है और आज ये जानकारी है कि उसके जो पार्थिव देह है उसे धमतरी लाया जा सकता है। और ये जो जवान है वो तबीयत अचानक उसकी बिगड़ी, लद्दाख में ड्यूटी पर था और अचानक से तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान के शहीद होने की सूचना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट किया है और उनका जो बयान है वो भी सामने आया है। और आज जो है जवान का पार्थिव देह छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर धमतरी के गांव में उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। सुप्रिया, लगभग कितने बजे पार्थिव देह राजधानी रायपुर लाया जाएगा और यहाँ से फिर किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा और उसके बाद फिर आगे उन्हें गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा?
देखिए, जानकारी के मुताबिक जो है जवान के पार्थिव शरीर को सुबह के वक्त यहाँ छत्तीसगढ़ लाया जा सकता है और ये भी जानकारी है कि रायपुर में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सकती है और उसके बाद फिर धमतरी के खरिंगा गांव जहाँ पर वो निवासरत था वहाँ पर उसके जो अंतिम संस्कार है वो किए जाएंगे। जवान की मौत के बाद जो धमतरी के लोग हैं वो भी काफ़ी शोक में है, क्योंकि जवान जो है उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। 2 महीने पहले ही वो धमतरी आया था, उनकी बहन की शादी हुई है और उसके बाद फिर वो वापस ड्यूटी पर तैनात हुआ और उसके बाद अचानक से जो मौत की खबर उसके सामने आई तो उसके जो परिवार वाले हैं वो काफ़ी सदमे में है और ऐसे में धमतरी के जो खरिंगा गांव जहाँ पर जवान निवासरत था वहीं पर उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया। और IBC 24 परिवार भी शत शत नमन करता है शहीद की शहादत को। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आज 31 है और नए साल के जश्न की जबरदस्त तैयारी हर जगह पर है। रायपुर में भी अलग अलग 50 जगहों पर शराब पार्टी के लिए आबकारी कार्यालय से अनुमति मांगी गई है। वहीं 30 जगहों पर डीजे साउंड के साथ ही पार्टी की अनुमति ली गई है। 31 के दौरान रायपुर की कानून व्यवस्था ना बिगड़े और शराबखोरी के बाद लोग हंगामा ना करें, इसलिए पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। SSP ने सभी CSP और थानेदारों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही 20 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाकर ब्रेथ एनालाइजर से चेक भी किया जाएगा। कोई भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, ये पुख्ता किया जाएगा। साथ ही 3 सवारी मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करने पर भी पुलिस सीधे गाड़ी को जब्त करने की कार्रवाई करेगी। नाइट क्लब और पब में होने वाली गतिविधियों पर भी पुलिस की सतत निगाह बनी रहेगी। 20 से अधिक पॉइंट्स रहेंगे जिनमें ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग होगी ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव को डिस्करेज किया जा सके और बहुत लेट तक कार्यक्रम ना चले, निर्धारित समय तक चले, इसके लिए भी पुलिस की प्रयास रहेगी। अभी तक 46 लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर लाइसेंस देने की कार्रवाई कर रहे हैं और इन सभी स्थलों पे आबकारी की टीम जाके जांच करेगी और इसके अलावा दुकानों में जांच के लिए हमने टीम का गठन किया हुआ है। तो ध्यान रखें कि नए साल के जश्न में नियमों का उल्लंघन आप ना करें। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। कार से 109 किलो गांजे की खेप जब्त की है NCB इंदौर की। ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी यहां पर NCB इंदौर को मिली है। 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। बता दें कि ये पूरी खेप भोपाल में खपाने की तैयारी की जा रही थी। आंध्र प्रदेश से गांजा लाया गया था और टोल प्लाजा के पास सूचना के बाद गांजे को जब्त किया गया। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो आंध्र प्रदेश से गांजे की बड़ी खेप राजधानी भोपाल में खपाने के लिए लाई जा रही थी। इस बीच NCB इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ गांजे की इस खेप को बरामद किया है बल्कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। इधर रायपुर के 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा और DKS की हर महीने अब स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। दोनों ही अस्पतालों की व्यवस्था को दुरुस्त करने और हजारों मरीजों की शिकायत करने के लिए ये बैठक हर महीने होगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य संचालक समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों की ओर से मांगे गई मेडिकल उपकरण, विभाग और बिल्डिंग पर चर्चा की गई। इसमें रायपुर के मेकाहारा और DKS के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं मेकाहारा को सिटी स्कैन सिम्युलेटर की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद कैंसर मरीजों के ऑपरेशन का प्लान आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट को भी नए ऑपरेशन थिएटर और मशीनों की मंजूरी दे दी गई है। इधर DKS को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए स्टाफ नर्स की भर्ती की स्वीकृति, 15 बिस्तर का अलग से क्रिटिकल केयर खोलने और DKS के पीछे पड़ी जो खाली जमीन है उस पर मल्टी स्टोरी भवन बनाकर उसमें नए विभाग खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। पिछले बैठक की समीक्षा, कार्यादेश के पालन की समीक्षा और नए बिंदु जो आए थे उन पे चर्चा हुई है और ये निर्णय लिया है कि हर महीने अब DKS की और मेकाहारा की हर महीने हम लोग बैठक लेंगे। एस्टिमेट में क्योंकि बेकी थेरेपी के डिमांड किए हैं और कुछ एक्सरे का कुछ जगह डिमांड किए हैं। CT एस्टिमेटर इस टाइप के है, CT सिमुलेटर और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का 1.65 करोड़ का एक इंटरवेंशन इक्विपमेंट है वो, और कार्डियोलॉजी के लिए ही एक एक्सक्लूसिवली एक मॉड्यूलर OT सैंक्शन हो गया है।
इधर दुर्ग के इंदिरा मार्केट के व्यापारी पिछले 5 सालों से व्यापार में मंदी से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस मंदी के लिए मार्केट के सामने बना डिवाइडर जिम्मेदार, क्योंकि पटेल चौक से श्री शिवम मॉल तक बने डिवाइडर की वजह से सड़क के किनारे बसी दुकानों में आने वाले ग्राहकों को काफी तकलीफ होती है और यही वजह है कि कारोबार में 50% की गिरावट आई है। कई बार यहां पर हादसे भी हो चुके हैं। बता दें कि इंदिरा मार्केट इलाके के करीब 300 दुकानदारों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपकर इस डिवाइडर को हटाने की मांग की है। लोगों का ये विरोध उग्र रूप में आया है कि 5 साल में व्यापार का ग्राफ जो है 50% गिरा है, ऐसा एक अनुमान हमको लगता है। और एक बड़ी वजह जो है वह डिवाइडर, क्योंकि जो हमारे नियमित ग्राहक हैं उनसे जब हम बात करते हैं, जिन्होंने आना छोड़ दिया है, उनसे जब बात होती है या उनका कॉल आता है तो ये बात समझ में आती है कि डिवाइडर की जगह से कई जगह इतना सकरा रास्ता हो गया कि वहाँ पर गाड़ी चलाना कहीं से भी संभव नहीं। गाड़ियाँ ही नहीं आएगी तो पार्किंग का क्या महत्व है। अभी इंदिरा मार्केट का जो हाल है, उस हाल में अगर आज की डेट में 2-3 साल और चले तो मेरा ये सोचना है कि हमारे जो व्यापारीगण जिनकी दुकान है वे ही खुद अपने परिवार को लेकर यहाँ खरीदी करने नहीं आएंगे। इस वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की हेल्थ अपडेट आपको देते हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। देहरादून के हॉस्पिटल में पंत का इस वक्त भी इलाज जारी है, मगर अब वो खतरे से बाहर है, डॉक्टरों का कहना। कल हादसे का शिकार हो गए थे ऋषभ पंत। डिवाइडर से किस तरह से उनकी कार टकराई थी, ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था। पंत को शरीर में कई जगह पर चोट लगी है। उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आई थी और उसके बाद पूरे देश भर से लोग दुआएं कर रहे थे कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और देखिए, आप सभी की दुआओं का नतीजा है कि अब डॉक्टरों का ये कहना है कि इतने भीषण एक्सीडेंट के बावजूद अब वो खतरे से बाहर हैं। डिवाइडर से उनकी कार किस तरह से टकराई थी और किस तरह वो पलटी और फिर उसमें आग लगी और उसके बाद कैसे वहां पर जो लोग थे उन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई, ये तमाम बातें सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर। ये वीडियो जो इस वक्त भी आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, ये वायरल हो रहा था। कितनी तेज ये गाड़ी थी ये समझा जा सकता है। और इस तेज गाड़ी के टकराने के बाद ये बात भी सामने आ रही थी कि बीते दिनों एक छोटे से एक इंटरव्यू में उन्हें शिखर धवन ने यह भी कहा था कि गाड़ी धीरे चलाया कर। और यहां से इस खासतौर पर इस एक्सीडेंट से आप ये सीख भी ले सकते हैं कि नियंत्रण और ओवर स्पीड हमेशा आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। कोयले के संकट के बाद भी राज्य के पावर प्लांट केंद्रीय पावर प्लांट के मुकाबले सस्ती बिजली दे रहे हैं, लेकिन पावर परचेज एग्रीमेंट के कारण वितरण कंपनी को मजबूरी में केंद्र के पावर प्लांट से महंगी बिजली लेनी पड़ रही है। और ऐसे में इस तरह के पावर परचेज एग्रीमेंट पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से पावर प्लांट में इंपोर्ट कोल को ब्लेंड करने के निर्देश के चलते एनटीपीसी को बिजली उत्पादन पर अधिक राशि खर्च करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एनटीपीसी ने अपनी बिजली दर को बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य के पावर प्लांटों ने इंपोर्ट कोल लेने से इनकार किया है, जिसकी वजह से राज्य के पावर प्लांट एनटीपीसी से भी सस्ती बिजली दे रहे हैं। वहीं बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक एनटीपीसी को दिए जाने वाले भुगतान में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं राज्य के बिजली प्लांटों ने सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई है, जिसकी वजह से उनके भुगतान में 25 करोड़ रुपए की कमी आई है। इधर बिजली कंपनी ने इस अंतर राशि को उपभोक्ताओं से लेने के लिए वीसीए में बढ़ोतरी कर दी है। वीसीए की राशि में बढ़ोतरी से अब छत्तीसगढ़ के उद्योगों के सामने एक बार फिर से संकट पैदा हो गया है, क्योंकि उनकी लागत इस वजह से अब बढ़ जाएगी। वीसीए बढ़ने का कारण 2-3 कारण जैसे अभी समझ में आए हैं। एक तो जैसा विदेशी कोयला काफ़ी उनके रेट बढ़े हुए थे, बट अभी ये स्थिति नियंत्रण में है। उसके बाद भी एक 15% का जो कोटा है विदेशी आयात करना पड़ रहा है, वो एक रीज़न है। दूसरा एक रीज़न लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो एनटीपीसी के साथ सीएसईबी ने किया हुआ है लाइफ लॉन्ग का, उसमें कोई एग्जिट क्लास ही नहीं है। उसके कारण आप बिजली लो चाहे ना लो, आपको एनटीपीसी को उतना भुगतान करना पड़ता है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन। हमर बानी हमर कोट।